नमस्कार। आज के भावगंगा के 75वें अंक में आप सबका स्वागत है। दिन भर लखनऊ का मौसम बहुत ख़राब रहा। मैं चाहता था कि सूरज की रोशनी में ये प्रोग्राम हो, लेकिन हो नहीं पाया। इसलिए आज ये प्रोग्राम करना ही था, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। भारत के स्वतंत्रता इतिहास में वैसे तो जितने लोगों ने योगदान किया सब महत्वपूर्ण है, अभूतपूर्व है, लेकिन दो लोग शीर्षस्थ पायदान पे हैं, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, इसलिए हम लोगों का ये विशेष कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस पर ही है और उन्हीं को समर्पित है। उन्हीं के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल जो तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन पे चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस अगर आज जीवित होते तो वो देश के लिए क्या कर रहे होते, उस पर चर्चा करेंगे। उनके अंदर क्या छटपटाहट थी, क्या चाहते थे वो, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का यह हम लोगों का भावगंगा का 75वां सोपान या अंक उन्हीं को समर्पित है। और ये बड़े खुशी की बात है कि 75वां अंक यह देश अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का। और आज का हम लोगों का भावगंगा का अमृत महोत्सव है 75वां अंक। इस 75वें अंक में सुभाष जी पर चर्चा होना यह अपने में एक बेमिसाल कोइंसिडेंस है। इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले इस महानायक और आज़ाद हिंद फौज के उन लाखों शहीदों को भी कोटि कोटि नमन। और उसी के साथ जितने लोग आज़ादी में हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन सबको नमन। सुभाष जी का जो इतना विराट फलक पर कंट्रीब्यूशन है उस पर तो चर्चा करेंगे ही। एक और बड़ी मज़ेदार बात है जो सुभाष जी ने किया है, और वह है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना। आज़ाद हिंद फौज की राष्ट्रभाषा, जब वो आज़ाद हिंद सरकार जो उन्होंने बनाई थी उसकी राष्ट्रभाषा उन्होंने हिंदुस्तानी हिंदी रखी थी, जो जन जन तक लोग बोलते थे, संस्कृत मिश्रित हिंदी नहीं। और आजकल ये देश में बड़ी अजीब परंपरा है कि जो हिंदी का शब्दावलियाँ हैं वो इतनी संस्कृतनिष्ठ हो जाती हैं कि उन्हें कोई समझ ही नहीं पाता। और जो प्रचलित शब्द हैं अंग्रेज़ी के, उनको जब कोई बोलता है तो कहते हैं हाँ हिंदी बताओ ना, हिंदी बोलो ना, ऐसे बोलो ना। तो वो हिंदी और बोलचाल की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के भी पक्षधर थे। थोड़ी चर्चा उस पर भी करेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मुख्य कार्य थे और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। पहले हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का सम्मान देने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1997 को जन्मे। 23 जनवरी 1997 को जन्मे। कटक और कलकत्ता में पले बढ़े। पिता की इच्छा पूर्ति के लिए मात्र 23 वर्ष की आयु में आईसीएस पास करने वाले, 23 वर्ष की उम्र में आईसीएस पास करने वाले, किंतु अंग्रेज़ों की चाकरी करने को तैयार न होने के कारण उससे त्यागपत्र देने वाले
अंग्रेजों की चाकरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसे त्यागपत्र देने वाले, आज़ादी के लिए लड़ते हुए 11 बार जेल जाने वाले, आज़ादी के लिए लड़ते हुए 11 बार जेल जाने वाले, जेल में रहते हुए चुनाव लड़कर 1930 में कलकत्ता का महापौर चुने जाने वाले, कलकत्ता का महापौर भी चुने गए जबकि वो जेल में थे, पब्लिक ने उनको इतना प्यार दिया, जिताया। भरी जवानी में तपेदिक से, टीबी से बीमार होने कारण इलाज के लिए यूरोप गए और बीमारी की अवस्था में द इंडस्ट्रियल स्ट्रगल 1922 से 1942 नामक 2 खंडों की मशहूर पुस्तक लिखने वाले, वियना में ऑस्ट्रियाई युवती एमिली शेंकल से प्रेम, बाद में विवाह और एक बेटी अनीता बोस को जन्म देने वाले, 1936 में भारत लौटने पर गिरफ्तार होने और 1 साल बाद रिहा होने के बाद बहुमत से कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने वाले, किंतु गांधी जी की इच्छा का सम्मान और ध्यान रखते हुए 16 मार्च 1939 को अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने वाले, गांधी जी तथा कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक से स्वतंत्र पार्टी का गठन करने वाले, घर में नजरबंदी के दौरान 26 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए जियाउद्दीन के नाम से छद्म वेश में फरार होने और काबुल होते हुए मॉस्को और फिर बर्लिन पहुंचकर आज़ाद हिंद रेडियो स्थापित करने वाले, हिटलर से मिलने के बाद उनसे सहयोग का आश्वासन न मिलने पर जर्मन और जापानी पनडुब्बियों पर सवार होते हुए मई में टोक्यो पहुंचकर जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो से मिलने के बाद जापान की संसद को संबोधित करने वाले, 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का आह्वान करने वाले, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे अमर नारा देने वाले, आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना के साथ मिलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का उद्घोष करने वाले, 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन करने वाले, अपना ध्वज, अपना बैंक, अपनी मुद्रा, अपना डाक टिकट, अपनी गुप्तचर सेवा सहित शासन का पूरा तंत्र विकसित करने वाले, अपनी आज़ाद हिंद सरकार के लिए जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया और चीन, इटली, बर्मा, मांचुको तथा आयरलैंड से मान्यता प्राप्त करने वाले, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 8 नवंबर 1943 को तिरंगा फहराने वाले, महिला फौजियों की रानी झांसी रेजिमेंट के साथ 85,000 सैनिकों की विशाल पलटन तैयार करने वाले, 4 अप्रैल 1944 को अंग्रेजों पर आक्रमण करके 22 जून 1944 तक इम्फाल और कोहिमा में लगातार युद्ध करने वाले, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले और उनसे आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगने वाले, और अंततः 18 अगस्त 1945 को एक कथित विमान दुर्घटना में सदा सदा के लिए दुनिया को अलविदा कहने वाले सुभाष चंद्र बोस यदि आज भी देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं तो यह स्वाभाविक ही है। यदि उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रमाण न होते तो विश्वास करना कठिन होता कि कोई व्यक्ति अपनी 48 वर्ष की आयु में इतना सारा काम भी कर सकता है, केवल 48 साल, और उसमें इतना सारा काम कोई कर सकता है, ये संभव नहीं दिखता। यह आश्चर्यचकित करने वाली बात लगती है।
हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का सम्मान देने वाले राष्ट्राध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। वैसे तो उन्होंने हिंदी या हिंदुस्तानी के लिए कभी कोई आंदोलन नहीं किया, किंतु अपने अनुभवजन्य सहज ज्ञान से उन्होंने भली भांति समझ लिया था कि आज़ाद भारत की राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी ही हो सकती है। इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी को चुना, जय हिंद नारा दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को अपना राष्ट्रगान यानी कौमी तराना घोषित किया। किंतु उसे नए सिरे से शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा। शुभ सुख चैन की वर्षा से भारत भाग्य है जाता के रूप में हिंदुस्तानी में लिखवाया। उन्होंने जनगण मन को भी, वो चूंकि संस्कृत निष्ठ या बांग्ला निष्ठ था, उसको हिंदुस्तानी में लिखवाया, हिंदुस्तानी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया। तो ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस और ऐसे थे उनके कार्य। नेताजी के प्रताप का ही असर है कि आज़ाद हिंद फौज द्वारा अपनाया गया राम सिंह ठाकुर का ये जो गीत है आज भी भारतीय सेना के प्रयाण गीत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेना जब हमले के लिए प्रयाण करती है तो उसका जो गीत है वही आज़ाद हिंद फौज का जो सुभाष जी ने लिखवाया था, राम सिंह ठाकुर का लिखा हुआ, वही आज भी सेना का प्रयाण गीत है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वदन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सपने तेरे जो सामने तेरे अड़े, तो खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। चलो देहली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तो यह उनका गीत जो आज भी सेना का प्रयाण गीत है। ऐसे महान सुभाष की आज जो कि 125वीं जयंती है, तो हम सब उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका जो योगदान रहा है जो माहौल बनाने में हिंदुस्तान के आज़ादी के, उसके लिए उन्हें बार बार नमन करते हैं। लेकिन क्या सुभाष को याद कर लेना ही काफ़ी है? उनके सपने क्या थे, उनको पूरा करना जरूरी है। सुभाष कैसा देश चाहते थे? सुभाष और नेहरू दोनों समाजवादी सोशलिस्टिक पैटर्न हिंदुस्तान में लाना चाहते थे। नेहरू जी ने काफ़ी कोशिश की। ये दोनों गांधी जी के समय में यंग टर्क थे और दोनों ही जिस समय गांधी के कहने पे उन्होंने प्रेसिडेंटशिप जीतने के बाद भी सीतारामैया को सौंप दिया था, उस समय नेहरू गांधी के साथ थे, नेहरू सुभाष के साथ थे और दोनों ही बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त दोस्ती थी और वो समाजवादी सोशलिस्टिक पैटर्न पे हिंदुस्तान को ले जाना चाहते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। संविधान में लिखा होने के बावजूद कि व्यवस्थाओं को ये करना है, सरकारों को ये करना है कि ये अमीरी गरीबी का डिफरेंस कम हो, धन का केंद्रीकरण कम हो, लेकिन बढ़ता जा रहा है। तो गरीब होते जा रहे हैं, सबल उनका हक छीनते रहे हैं और वास्तविक दुर्बलों अनाथों को वंचित ही रहना पड़ रहा है। देश की असली मालिक जनता है और उसको आज भी पता नहीं है कि वह मालिक है। जो मालिक है उसको पता ही नहीं कि मालिक है। तो चाहे सुभाष के सपने हों, चाहे संविधान हो, लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं। आज़ादी की गंगा, शहीदों के सपनों की गंगा, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उसकी गंगा, सुभाष के सपनों की गंगा, संविधान की गंगा, लोकतंत्र की गंगा अभी तक जन जन तक गई ही नहीं।
असली चीज़ ये है कि हम शहीदों के सपनों को जाने, आज़ादी को जाने, अपने शक्ति को जाने, और जैसा वो चाहते थे और जैसे हम चाहते हैं वैसा बनाएं। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। हम शहीदों के सपनों को जानते ही नहीं। हम नहीं जानते कि भारतीय संविधान ही शहीदों के सपनों का कलश है। संविधान जन जन तक गया ही नहीं, जबकि संविधान में पहला मूल कर्तव्य है कि हर नागरिक को संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का आदर करना है, जिसके लिए जानना जरूरी है। जो संविधान नहीं जानता दरअसल वह नागरिक ही नहीं। हर नागरिक को संविधान जानना है, तो जो नहीं जानता वो नागरिक ही नहीं है, वो तो भीड़ का हिस्सा है। और साथ ही वो भी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो सपने थे, जो आस्थाएं थीं, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उसको अपने दिलों में संजो के रखे। यह भी संविधान में मूल कर्तव्यों में है। अगर हम शहीदों के सपनों को नहीं जानते हैं या शहीदों को भूल रहे हैं या उनको वो स्थान नहीं दे रहे हैं या उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, संविधान के उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। हम भूल गए हैं कि संविधान सभा की उन महान विभूतियों राजेंद्र बाबू और अंबेडकर साहब के वो सपनों को, जो उन्होंने संविधान पारित करते समय 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, तब तक यह अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा, शहीदों के सपनों को नहीं पूरा कर पाएगा। क्योंकि संविधान तो एक नियम है, कानून है, पुस्तक है, देश की आत्मा है, सब कुछ है, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा तो जो लोग चुनकर आएंगे उन्हें करना होगा। तो उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को कि वो चुनाव में भाग लें ताकि वो जीतें, और जनता को जिम्मेदारी दी थी कि केवल अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर जिताओ, न कि पैसे, शराब और आजकल जितनी तरह की गड़बड़ियाँ हैं, जाति, धर्म और भौकाल और जिताऊपन, इसके आधार पर जो वास्तव में अच्छा, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील है और सेवा कर रहा है, सेवा की भूमि है, उसको जिताओ। ये बातें और ज़रूरी हैं आज कहना, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वहाँ सुभाष जैसा देश चाहते थे, हमको वैसा देश बनाना है। तो उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी अच्छे लोगों को कि वे चुनाव में प्रत्याशी बने और भारत के लोगों को कि ऐसे लोगों को जिताएं। इसके लिए ज़रूरी है कि चुनाव जाति, धर्म, शराब, बाहुबल, बड़े बड़े कटआउट, सैकड़ों हजारों गाड़ियों के काफिले, मीडिया द्वारा बनाई गई इमेज के आधार पर अति खर्चीला न हो। जो भी बहुत अधिक धन, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव जीतेगा, चाहे वो रुपया व्यक्ति का हो या पार्टी का या किसी बहुत धनी मतलब व्यक्ति का उसमें लग रहा हो, या कहीं और से कारपोरेट फंडिंग हो रही हो, नंबर 1 का हो, नंबर 2 का हो, किसी भी तरह का अगर ये सब हो रहा है धन, तो वह कई गुना कमाएगा और उसी में लगा रहेगा। जनता और उसकी सेवा और समस्याएं सुलझाना, शहीदों के सपनों के अनुसार व्यवस्था चलाना उसके लिए एकदम गौड़ हो जाएगा। तो आइए आज सुभाष जी की 125वीं जयंती पर हम ये व्रत लें, प्रतिज्ञा करें कि मात्र शहीदों को श्रद्धांजलि देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मान लेंगे, बल्कि उनको सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। भगीरथ बनकर उनके सपनों की गंगा और संविधान की गंगा को जन जन तक ले जाएंगे। ये हमें शपथ लेना चाहिए आज। हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों या गांव पंचायतों का हो, अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को ही प्रत्याशी बनाने के लिए उत्साहित करेंगे और जिताएंगे। शहीदों के सपनों को पूरा करने वालों को जिताएंगे, न कि पैसे, शराब, जाति, धर्म, बाहुबल, अति प्रचार, मीडिया में बड़े बड़े विज्ञापनों के आधार पर, भौकाल बनाने या जिताऊपन के आधार पर। हम राजनीति को त्याग देंगे, लोक नीति लाएंगे। राजनीति मतलब गुलामी का, राजशाही का, वह छल, पंच, प्रपंच, साम, दाम, दंड, भेद, लेकिन लोक नीति, लोक सेवा पर आधारित, शहीदों के सपनों पर आधारित, जनता की आवाज़ पर आधारित।
ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग चुनाव में जीतते हैं, जीतने के बाद जिस जनता के वो प्रतिनिधि बनते हैं, किसी भी विषय पर विधानसभा या लोकसभा में वोट देते समय उनसे अगर पूछते नहीं कि इस विषय पर हम क्या वोट दें, क्या बोलें, क्योंकि उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनकी आवाज़ वहाँ रखना है। आप कोर्ट में किसी को अपना प्रतिनिधि भेजते हैं तो क्या वो बोलता है? जो आपकी ब्रीफिंग है, आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, वही तो वहाँ रखता है। तो अगर आपने लोकसभा या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेजा है तो उसको वही बोलना चाहिए ना जो आपके मुद्दे हैं, आपसे आके पूछे, तो 4 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के उनका व्यूज असरटेन करे और वो रखे, तब तो लोकतंत्र है। अन्यथा अगर वो किसी पार्टी के आका का गुलाम हो गया, किसी पार्टी का गुलाम हो गया, या उसी की बात रख रहा है, या जहाँ से उसकी फंडिंग हुई उसी पूंजीपति की बात रख रहा है, उसके इंटरेस्ट में बोल रहा है, तो लोकतंत्र की तो हत्या हो गई। क्या इसी लोकतंत्र की हत्या के इस माहौल के लिए सुभाष जी ने अपने जीवन की और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के इतने लोगों ने, 7 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी? हमें गहराई से सोचना होगा। यूं ही केवल सुभाष को याद करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, पढ़ लेने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। हर व्यक्ति को छोटा छोटा सुभाष बनना होगा। आज उस तरह से लड़ाई तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सब करना होगा। इस पर चर्चा थोड़ा और अभी आगे करेंगे। तो शहीदों के सपनों को पूरा करने को जिताएंगे वालों को जिताएंगे, न कि पैसे, शराब, जाति, धर्म, बाहुबल, अति प्रचार, मीडिया में बड़े बड़े विज्ञापन, भौकाल या जिताऊपन के आधार पर। तो इसलिए आइए हम सब मिलजुल कर शहीदों के सपनों को साकार कराएं। हर चुनाव में अच्छे और संवेदनशील व्यक्ति को चुनकर प्रतिनिधि बनाएं। यह जो जन प्रतिनिधि को चुनना है, जो जनता की आवाज को वहां रखें, इन 5 राज्यों के चुनाव में विशेष रूप से इस पे ध्यान रखना है। और अगर पार्टियां अच्छे लोगों को ना प्रत्याशी बनाएं, तो हम लोग खुद, जनता को चाहिए कि खुद अच्छे से अच्छे लोगों को प्रत्याशी बनाए। और सुभाष और गांधी के बारे में आज तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग तो यह इस मुद्दे को उभारना चाहते हैं चुनावों में आगे या भविष्य में कि गांधी या सुभाष। स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं मिला, सबका योगदान रहा है। गांधी और सुभाष दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन सबका योगदान रहा है। चाहे वो पटेल हों, राजेंद्र बाबू हों, जयप्रकाश नारायण हों, भगत सिंह हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, अशफाक उल्लाह हों, सबका कंट्रीब्यूशन है। सबके मिले जुले हारमोनियस प्रयास से आज़ादी आई है। उसको ये कहना कि गांधी या सुभाष, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, लोगों को लड़ाने वाली बात है। जब जाति के आधार पर बंटवारा नहीं हो पाता है, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो पाता है, वह है ना कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो फिर व्यक्तियों के आधार पर बंटवारा करने की कोशिश की जाती। हिंदू मुस्लिम या फला जाति वर्सेस फला जाति की जगह पे अब गांधीवादी और सुभाषवादी में एक नई लड़ाई शुरू करने की कोशिश की जा रही है। या तमाम सारी पोस्टें जो सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं, इनका क्या अर्थ है? हम क्या दोनों को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं? हम माता पिता 2 को इज्जत नहीं करते हैं? या परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 5 की इज्जत नहीं करते हैं? हम 7 लाख शहीदों की इज्जत नहीं कर सकते जिन्होंने आज़ादी दिलाई? क्या इस बात के लिए लड़ने की ज़रूरत है? आज आज़ादी मिल जाने के इतने 75 साल बाद उनके सपने पूरा करने के लिए हम नहीं लगेंगे। वो क्या चाहते थे, वही मैं सपने बताना चाहता हूं कि सुभाष के सपने क्या थे। सुभाष ने जो आखिरी स्पीच दी थी अपने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को, उन्होंने कहा था
कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारे नेता महात्मा गांधी होंगे, मैं नहीं होऊंगा। मैं देश की आज़ादी के लिए जितने तरीके हो सकते हैं, हथियार, हिंसा, सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब आज़ाद हो जाएगा देश, तब गांधी के बताए रास्ते पर चलना होगा। तब सत्य और अहिंसा भी हमारा अधिकार, वो हथियार बनेगा। तब लोक नीति ही हमारा हथियार बनेगा। तब लोकतंत्र हमारा हथियार बनेगा। तब पूरे देश की शांतिपूर्ण खुशी के लिए ही काम करना होगा। वहाँ हिंसा की आवश्यकता नहीं होगी। आज़ाद हिंदुस्तान में जो गांधी के बताए रास्ते पर चलना होगा। तब हमें राजनीति नहीं करनी होगी साम दाम दंड भेद, तब लोकनीति करनी होगी जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। तो वो कह रहे थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम सब के लीडर, अपने भी और पूरी सेना के, कहते थे तब उसके कमांडर गांधी जी होंगे। ये सुभाष के शब्द हैं। और जब गांधी जी से किसी ब्रिटिश पत्रकार ने, या शायद ही नहीं कि किसी विदेशी शिष्य ने पूछा था कि सुभाष, तो आपके जो रास्ते हैं हिंसा अहिंसा, उससे अलग जाकर दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं और देश की वो अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आपके रास्तों से भिन्न है, तो आपका क्या ख्याल है? तो कह रहे हैं सुभाष, इस देश में जितने राष्ट्रभक्त हैं, जितने आज़ादी के दीवाने हैं, राष्ट्रप्रेमी हैं, उन सबके सबसे बड़े राष्ट्रभक्तों के राष्ट्रभक्त हैं। ये गांधी के शब्द थे। दोनों में एक अजीब से रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए थी। सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? आजकल इस पे भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बड़े विभत्स तरीके से बातें कही जा रही हैं कि गांधी के राष्ट्रपिता होने पे। लेकिन गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी ने खुद तो नहीं कहा था, न कहलाया था। गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले, जिसको मैंने पहले भी जिक्र किया था जब सुभाष की चर्चा कर रहा था उनके जीवन के संक्षेप में, तो गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो अगर आप गांधी के राष्ट्रपिता कहे जाने पर आरोप या आक्षेप कर रहे हैं तो गांधी पे नहीं, सुभाष चंद्र बोस पे आरोप या आक्षेप कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो इतिहास में हो चुकी हैं, अब वो बहस की चीज नहीं होनी चाहिए। उसको स्वीकार करके आज जो जरूरत है, उनके सपनों को पूरा करने की जरूरत है। हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, हर किसान खुशहाल रहे, हर व्यक्ति देश का खुशहाल रहे। किसी भी मरीज को, मतलब मेरे पास कितने फोन आते हैं कि पिता यहाँ एडमिट हैं, पीजीआई में एडमिट हैं, एम्स में एडमिट हैं, फाइनेंसेस नहीं है, क्या करें? क्या देश के ये हालत क्यों होनी चाहिए? क्या सरकार, हम टैक्सेस इसीलिए देते हैं कि व्यक्ति को दर दर भटकना पड़े? अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खेत बेच करके और लोगों की अपनी सब कुछ खत्म करके तब उसका इलाज हो, और अगर खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां दर दर भटकें। ये जिम्मेदारी क्यों सरकार नहीं देती है? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती है? दो बेसिक इशूज संभाल ले तो सारे शहीदों के सपने पूरे हो जाएंगे। कोई बीमार पड़ता है अगर, चाहे मध्यम वर्ग का हो चाहे गरीब हो, फिर वो संभालना, परिवार संभालना मुश्किल हो जाता है। और सरकारी अस्पताल, इवन पीजीआई वगैरह अस्पताल इतने महंगे हैं कि एक सामान्य परिवार नहीं बर्दाश्त कर पाता है। कहाँ से क्या, मतलब ये जो बेसिक चीज है इसको कोई नहीं देखता। ये मुद्दा क्यों नहीं बनता? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही मुद्दा बना लीजिए, बाकी बिजली का बिल और ये रोजमर्रा की चीजें, ये तो हर आदमी परिवार जो चलाता है वो करता ही है, उससे इंतजाम है सबके पास। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। चलिए 10-12 तक की शिक्षा हो जाती है, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन इतना महंगा है कि गरीब आदमी या मध्यम वर्ग वाला नहीं है, अफोर्ड कर सकता। और चिकित्सा इतना महंगा हो गया है, तो इतने सारे वायदों के बावजूद अभी भी लोग तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं उस शिक्षा का, वो चिकित्सा का वो खर्च नहीं वहन कर पा रहे हैं। ये दो चीजें बननी चाहिए। और तीसरा संसाधन, ये तीन चीजें सबसे बड़ी हैं। बाकी ये लैपटॉप फ्री दे देंगे और ये दे देंगे और वो दे देंगे, लॉलीपॉप दिखाएंगे, इन लॉलीपॉपों से काम होगा। लॉलीपॉपों के लिए लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई थी।
बाजी लगाई थी कि लोगों की आवाज सुनी जाएगी, जनता की आवाज होगी लोकतंत्र। आज जनता की आवाज कहाँ सुनी जा रही है? हम जिनको चुनते हैं प्रतिनिधि, वही हमारी आवाज खत्म करके पार्टी की आवाज उठाने लगते हैं। जनता की आवाज सुनी जाएगी, हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य होगा। वो सब कहाँ गया सपना? उन शहीदों का सपनों का क्या हुआ? हम उसके लिए कभी सोचते हैं? कभी वोट डालने जाते हैं कि इस बार हम वोट केवल और केवल शहीदों के सपनों के आधार पर, अपनी आवाज के आधार पर डालेंगे? कब तक हम भ्रम में जीते रहेंगे? कब तक हम लोगों के भुलावे और बहकावे में आते रहेंगे? कब हम प्रोएक्टिव होंगे? कब तक हम रिएक्टिव होते रहेंगे कि इधर से कुछ हुआ, उसके रिएक्शन में कुछ कर दिया, किसी ने कोई नया शिगुफा छोड़ा, हमने उसके रिएक्शन में वोट दे दिया। ये क्या तमाशा है? अपनी अंतरात्मा से और शहीदों के सपनों के आत्मा से कब सोचेंगे? तो मैं तो मानता हूं कि सुभाष का 125वीं जन्मदिन मनाना तभी सार्थक है और आपको तभी हक है इसको मनाने का, जब आप व्रत लें कि हम आज से केवल सुभाष के सपनों पर ही काम करेंगे और उन्हीं के सपनों के अनुसार वोट देंगे, उन्हीं के सपनों के अनुसार लोक नीति चलाएंगे, उन्हीं के सपनों के अनुसार व्यवस्था चलेगी, उन्हीं के सपनों के अनुसार सब कुछ होगा। जो उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, उसके सारे सपनों को हमें मूर्त रूप देना है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। हमारा संविधान इजाजत देता है, हमें व्यक्ति पूजा नहीं करनी है। आप कहेंगे कि सुभाष, हम सुभाष, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुभाष की भी पूजा ना करिए, उनके सपनों का जीवन में, चूंकि वो आपके कल्याण के लिए है, आप अपने कल्याण को पहचानिए कि आपका कल्याण कहाँ निहित है, उसको करिए। तो हम आज जो इतिहास के बारे में तमाम तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इनसे ऊपर उठना है और सच्चाई को, रियलिटी को देखना है, उसके अनुसार काम करना है। और इसलिए अब ये समय, ये इस बात के लिए मरने मारने का नहीं है कि आज़ादी एक्स ने दिलाई या वाई ने दिलाई। आज़ादी मिल गई है, इसको स्वीकार करके और हमारे लिए, देश के लिए जो सबसे उचित है वह करने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाना है, और कोई नहीं है। तो आज इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि हम आज़ाद हैं, हम देश के मालिक हैं और हमारे आने जाने के रास्ते किसी भी हमारे सेवक या प्रतिनिधि के आने जाने के लिए रोके नहीं जा सकते। मालिक हम हैं, इसका एहसास करें। 135 करोड़ लोग के आज़ादी के मतलब को समझें, लोग समझें, लोकतंत्र को समझें, वे अपने को मालिक समझें और ऐसी व्यवस्था बनाएं जो सबको खुशहाल करे। आज विवादों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करें, अब विवाद का समय नहीं है। और आप कर भी क्या लेंगे? सुभाष बड़े हैं कि गांधी बड़े हैं, इसको तय करने के बाद आप क्या करेंगे? और सुभाष खुद कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में गांधी का रास्ता ही अपनाना होगा, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना। हिंसा तो दवा की तरह से है। उन्होंने हिंसा और जो आजाद हिंद फौज बना करके आजादी के लिए जो इतनी कोशिश की, वो कह रहे थे मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं दवाई कर रहा हूं, क्योंकि ये जो गुलामी है ये बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया देश की गुलामी को। लेकिन जब देश स्वस्थ हो जाएगा तब उसे गांधी का रास्ता जरूरत होगी, ये सुभाष की विचार थे। तो लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों में 134 करोड़ लोग आज भी अपने को गुलाम मानते हैं, अपने को देश का मालिक नहीं मानते हैं। वो किसी व्यक्ति, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे और कोई हो, उसको सत्ता नसीब मानते हैं। तमाशा हो गया है। और कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो मीडिया भी कहती है फलां वाला का राजतिलक हो रहा है। ये सारे शहीदों की आत्माएं रो रही होंगी कि हम जिस आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, खत्म हो गए, और उसके बाद अब ये जो सेवक हैं उनका राजतिलक हो रहा है और जनता तमाशा देख रही है। वो एक बार भी जिन लोगों को चुनती है उनसे पूछती नहीं कि तुम
सेवक बनने जा रहे हो कि राजतिलक कराने जा रहे हो? हर चुनाव क्षेत्र में लोगों से यही एक तरह से शपथ लेना चाहिए कि जीतने के बाद हम सेवक रहेंगे, राजतिलक नहीं कराएंगे। और ये किसी आज तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने, मुझे शर्म आती है इस आज़ाद देश में ऐसी मतलब विचित्र बात कि किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने कभी हड़काया नहीं मीडिया को, ये क्या दिखा रहे हो? हम सेवा के लिए संविधान में शपथ भी है कि संविधान और विधि के संरक्षण और संवर्धन और राष्ट्र आदि प्रदेश की सेवा करेंगे, और तुम दिखा रहे हो कि राजतिलक। जो हमारे मासेज जो इतनी जल्दी भ्रमों में आ जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे आजकल क्लियर है किस किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे जब राजतिलक का मैसेज वो अखबारों में छपा देखते हैं या विजुअल मीडिया में छपा देखते हैं तो क्या भ्रम फैलता है। सोचते हैं कि ये प्रजातंत्र है, हम प्रजा हैं और हम राजा चुन रहे हैं। अगर वो अपने को मालिक समझेंगे तो सेवक या नौकर चुनेंगे, लेकिन अगर जो देख रहे हैं कि उनके आने जाने के रास्ते, इन लोगों के आने जाने से जब ये लोग आते जाते हैं तो बंद हो जाता है और मीडिया दिखा रहा है कि राजतिलक, तो फिर निश्चित हो जाता है कि वो प्रजातंत्र है और हम प्रजा हैं, हम राजा लोगों को चुनते हैं। ये पूरा पैराडाइम जो जैसा होना चाहिए था उसका उल्टा है। तो हमें कम से कम आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में और सुभाष की 125वीं वर्षगांठ पर जन्मदिन के ये व्रत लें कि हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे इस देश में, उनके सपनों को पूरा करेंगे। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है देश को बचाने का, और देश को बचाने का ये आखिरी मौका भी है। अंबेडकर जी ने इसी को कहा था 26 नवंबर 1949 को कि अगर यहाँ के लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसी तरह से अपने को बांटा और अपने सीमित हितों को, अपने जाति के हितों को, अपने पार्टी के हितों को, अपने प्रदेश के हितों को, अपने भाषा के हितों को और अपने जाति के हितों को राष्ट्र हित से ऊपर रखा, तो एक बार फिर यह देश गुलामी के चंगुल में चला जाएगा। और आज तो हम गुलामी से, सुभाष और इन लोगों की कुर्बानी से हम आज़ाद भी हो पाए। अगर दोबारा गुलाम हुए तो हमें कोई आज़ादी नहीं दिला पाएगा। अब कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा भी, हमें तो शक होती है कि हम जिस आज़ादी को लड़ करके और ला करके इन लोगों ने दे दिया उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। रक्षा तो बाद में करेंगे कि हम आज़ाद हैं, इसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं, हम लोकतंत्र हैं, हम मालिक हैं। यह जब एहसास नहीं कर पा रहे हैं तो रक्षा क्या करेंगे? तो अब अगर फिर गुलाम हुए तो हमें कोई आज़ाद नहीं कर पाएगा। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा था कि हमें अपनी इस आज़ादी की और लोकतंत्र की इस अपने खून के आखिरी कतरे तक रक्षा करनी होगी। वह भावना आनी चाहिए। उन लोगों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया और हम इतना भी नहीं कर रहे हैं कि संविधान की जानकारी ले लें, लोकतंत्र की जानकारी ले लें, हम मालिक हैं इसकी जानकारी ले लें जो आप ही के हित में है। अपने हित के बारे में भी नहीं सोचते और बस इधर से कोई मैसेज आया, उधर से कोई मैसेज आया, कोई झूठ आया, कोई भ्रम आया और हम निरंतर उसको फैलाने में, मतलब धुएं की तरह से हम, जैसे हम धुएं का पूरा व्यवहार कर रहे हैं। अजीब हालत है देश की। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके सपनों को याद रखें। इसमें मत उलझें कि एक्स ने दिलाई थी कि वाई ने दिलाई थी कि वाई बड़ा है, कि अब हम नाप तोल का समय नहीं है। और ये जो हमारे नेता लोग हैं जो इन सीमित मुद्दों को भटका करके और जनता असली वो अपने को मालिक न समझ ले, वो अपने को प्रजा माने रहे, और जो इस तरह करोड़ों अरबों खर्च करके जो चुनाव जीतते और जितवाने का जिनको आदत पड़ गई है, उनको ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो नए नए विवाद में उलझे रहें। जनता को कई वर्गों में वो बांटना चाहते हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, गांधी वर्सेस सुभाष के आधार पर लोग लड़ते रहें और इस लड़ाई के आड़ में देश को लूटते रहें, जनता को लूटते रहें। जनता को आंख खोलकर देखना, पहचानना होगा। पहले
इस बात को अगर कहीं आपके पास ये मैसेज आता है गांधी वर्सेस नेहरू, सॉरी गांधी वर्सेस सुभाष, तो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इसको इतिहास में पढ़ लीजिए, जान लीजिए, सच्चाई जान लीजिए और उनको जवाब जरूर दीजिए। किसी भी अफवाह को या झूठी खबर को स्वीकार मत करिए। अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप भी गुनाहगार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर सोचने विचारने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है इसका विरोध करे, इसकी सच्चाई लोगों के सामने रखे। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार का गठन जानते हैं आप कब हुआ था? आजाद हिंद, आशुतोष जी भी आ गए हैं, मैं आप ही के आने का इंतजार कर रहा था। आपकी वो कविता जरूर सुनाएंगे, वो गज़ल, और उसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का समापन होगा 5-10 मिनट में। एक सुबह ये आज़ाद हिंद सरकार के बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी की लड़ाई में एक तरह से परोक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जाहिर सी बात है इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जर्मनी से एक यू बोट से दक्षिण एशिया आए, फिर वहाँ से जापान गए, जापान से वे सिंगापुर आए जहाँ आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की नींव रखी गई थी। उस समय 11 देशों की सरकारों ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी। उस सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी थी। तो हम लोग आज़ाद हिंद फौज के और नेताजी से जुड़े हुए आज़ाद हिंद सरकार के सभी लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी भूमिका है आज़ादी के लिए देश के, उसके लिए बहुत बहुत नमन करते हैं। और अब हम लोग आशुतोष जी की वो गज़ल सुनेंगे। नौ 10 शेर हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे शेर हैं जो हम लोग जो बातें भावगंगा में कहते हैं उससे प्रभावित होकर के या उसको इनको अच्छा लगा तो उसको भी शामिल किया गया है। और जब इन्होंने इसको सोशल मीडिया पे डाला तो इनका जो बड़े खुशी फीडबैक था, बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आए वो पॉइंट्स जो संवेदना के या सबसे जुड़ाव के और डीकंसंट्रेशन के, होलिस्टिक थिंकिंग के, वो जो यूनिवर्सल कनेक्टिविटी के वो विचार लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मतलब लोग इतना सीमित सोच में हो गए हैं कि जब भी विचार की असीमितता कहीं भी दिखती है तो एक ताजे खुले हवा के झोंके जैसी उनको महसूस होती है और अच्छा लगता है। तो इसलिए उन्होंने उन सबको शामिल करते हुए ये गज़ल लिखी थी और अब उसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। रिश्ता जब भी बने तो ऐसा बनाया जाए, रिश्ते जब भी बने तो ऐसा बनाया जाए, रिश्ते जब भी बने तो ऐसे बनाया जाए, कह दे सब आंखें न कुछ लफ्ज़ से बताया जाए, कह दें सब कुछ आंखें न कुछ लफ्ज़ से बताया जाए, होठों से ज़ुबान से न बताया जाए। ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आशुतोष जी आंखें खुली होना ज़रूरी है ना। और यहाँ तो 99% लोग आंखें बंद किए बैठे हैं। वो आंखें खुले मतलब खुली आंखें जैसी दिखती हैं लेकिन उसके बाद भी बंद हैं। ये बड़ी विचित्रता है। यहाँ के लोगों ने अजीब सी ये तरीका अख्तियार किया है कि आंखें खुली हैं फिर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
इस पे भी एक गजल हम लोगों को लिखनी पड़ेगी कि आंखें खुली हैं, दूसरे लोगों को लगता है आंखें खुली हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। सच अपनी आंखों से कुछ नहीं देखते हैं, वो कान से देखते हैं या अफवाहों से देखते हैं या भ्रमों में, कल्पना में देखते रह जाते हैं। तो रिश्ते जब भी बने तो ऐसा बनाया जाए, कह दे सब आंखें, न कुछ लब से बताया जाए। तो आपका ये मैसेज हर व्यक्ति तक जाए और उसके लिए हर व्यक्ति अपनी आंखें खुली रखे ताकि कम्युनिकेशन हो सके। आंखें सब कुछ कह दें। मुझको मंजर मेरे बचपन का दिखाया जाए, मुझको मंजर मेरे बचपन का दिखाया जाए, अब की सावन मुझे झूले पे झुलाया जाए, अब की सावन मुझे झूले पे झुलाया जाए, या अब की बारिश में मुझे कागज़ की नाव पे तैराया जाए, अब की बारिश में मुझे कागज़ की नाव पे तैराया जाए, मुझको मंजर मेरे बचपन का दिखाया जाए। तेज आंधी न चिरागों को बुझा दे सारे, तेज आंधी न चिरागों को बुझा दे सारे, डर से क्या जश्न चिरागा न मनाया जाए, डर से क्या जश्न चिरागा न मनाया जाए। तेज आंधी न चिरागों को बुझा दे सारे, डर से क्या जश्न चिरागा न मनाया जाए। आंधी कितना भी चिरागों को बुझाता रहे, लेकिन अगर हम में चिराग जलाने का हौसला है, अगर आंधियां 1000 बार बुझाएंगी तो हम 1001वीं बार फिर जला देंगे। यही सुभाष से सीखना चाहिए हमें। हर सियासतदां करे सरगोशी आपस में यही, हर सियासतदां करे सरगोशी आपस में यही, लोगों पे जादू क्या नया चलाया जाए। हर सियासतदां करे सरगोशी आपस में, कानाफूसी, मशविरा, चर्चा यही आपस में करे कि इस बार इस चुनाव में क्या जादू चलाया जाए। लेकिन मेरा आप सब से अनुरोध है कि इस चुनाव में 5 राज्यों में सभी लोग बस सुभाष का जादू चला दीजिए। सुभाष जैसे लोगों को ढूंढ करके प्रत्याशी बनाइए और जिताइए। इस बार आप पार्टियों को तिलांजलि दे दीजिए, पार्टियों के प्रत्याशियों को भूल जाइए, जन प्रत्याशी बनाइए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 स्टेट्स में जन प्रत्याशी बनाइए और जिताइए। फिर देखिए आजाद हिंद सरकार बनेगी। अब पार्टियों की सरकार नहीं बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। आपका मतलब आप पार्टी नहीं, आजाद हिंद सरकार बनेगी जो आजाद होगी, पार्टियों से आजाद होगी, जनता की आवाज वहां ले जाने के लिए पहुंचेगी। तो इस बार ये सब जो छोटे मोटे जादू पार्टियां करती रही बहुत हो गए अब तक। अब इन चुनाव में 2022 के बाद आप जनता जादू चलाएगी। हर सियासतदां करे सरगोशी आपस में यही, लोगों पे नया जादू नया कैसे चलाया जाए। इसके बदले में अब ये होगा कि अब जनता सोचे कि हमें क्या नया करिश्मा दिखाना है, हमें क्या नया जादू करना है। वो अपना जादू के इंतजार में बैठे रह जाएं और कोई नया जादू हो जाए। तो जनता को नहले पे दहला नहीं बल्कि नहले पे 1000 लाख गुना बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये पार्टियों की जो तमाम तरह तरह के तिकड़मे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। वो मसीहा था उसे मेरे दिल में रहने दो, वो मसीहा था उसे मेरे दिल में रहने दो। जो बात आज मैं तब से कर रहा हूँ शुरू से, ये शेर में आशुतोष जी ने बहुत बढ़िया बात कही है और बिल्कुल उन्हीं के इस शेर को ही इम्प्लीमेंट किया है आज मैंने एक तरह से। वो मसीहा था उसे मेरे दिल में रहने दो, बुत बनाकर उसे पत्थर न दिखाया जाए। सुभाष बोस को दिलों में रखिए, उनके जो सपने थे उसको पूरा करिए, अपने में छोटा सुभाष महसूस करिए, उसे उन्हें दिल में रहने दीजिए। ये मूर्तियां बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, खैर ठीक है बना लीजिए, लेकिन मूर्ति बनाने से आपको संतोष नहीं होना चाहिए कि आपका काम पूरा हो गया।
आपका काम तब पूरा होगा जब सुभाष के सपनों के अनुसार, आजाद हिंद फौज के सपनों के अनुसार देश बन जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो अगर 135 करोड़ सब लोग सुभाष की मूर्ति अपने को महसूस करके, जीवित मूर्ति महसूस करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगते हैं, तब तो कोई बात हुई। अन्यथा ये पत्थर की मूर्तियां इधर उधर लगाने से क्या फायदा होगा, कोई मतलब नहीं है। भुवनेश्वर जी ने कुछ लिखा है, अब निकल गया, मैंने सोचा था पढ़ें, लेकिन तब तक वो मैसेज मेरे सामने से चला गया। वो मसीहा था, उसे दिल में रहने दो। वो मसीहा था, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो सुभाष हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे अशफाकुल्ला हों, सब आज़ादी के सारे दीवाने वो मसीहा थे। वो मसीहा था, उसे दिल में रखो, दिल में रहने दो। बुरा बुत बनाकर उसे पत्थर न दिखाया जाए। वे पत्थर की तरह से न दिखें, वे हमें जीवित दिखें। एक नई दुनिया बनाना तो बना लो एक नई दुनिया बनाना तो बना लो बेशक, एक नई दुनिया बनाना तो बना लो बेशक, पहले पर लोगों को इंसान बनाया जाए। पहले पर लोगों को इंसान बनाया जाए। अभी तो इंसान होने की पहली शर्त है कि अपनी बुद्धि और विवेक को खुला रखें। अपदीपो भव, बुद्ध ने कहा, इंसान की पहली शर्त। और यहाँ लोग खुली आंखें खुली दिखती हैं, फिर भी अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। तो पहले इंसान बने, अपने विवेक को जिंदा रखें, अपनी आंखों से समझें चीजों को, सत्य की तलाश करें, भ्रम और धुएं में रास्ता न तलाशें, भटकें, अफवाहों के शिकार न हो, असत्य के शिकार न हो। एक दुनिया बनाना तो बना लो बेशक, पहले लोगों को इंसान बनाया जाए। विश्व गुरु वगैरह बनाने की दुनिया बाद में, पहले हर आदमी अपनी खुली आंखों से देखना तो शुरू करे। आंख चिड़िया की दिखाने से नहीं होगा कुछ। इस शेर को खास तौर से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, आशुतोष जी ने बताया, तो इसलिए। और ये हम लोगों की जो कंसंट्रेशन और डिकंसंट्रेशन की फिलॉसफी है और स्टिक थिंकिंग की। आंख चिड़िया की दिखाने से नहीं होगा कुछ, आंख चिड़िया की दिखाने से नहीं होगा कुछ। चिड़िया जिस पेड़ पे, अब वो भी दिखाया जाए। चिड़िया जिस पेड़ पे बैठी है, अब वो भी दिखाया जाए। मर्ज ऐसा है, हकीमों से नहीं कुछ होगा। मर्ज ऐसा है, हकीमों से नहीं कुछ होगा। दोस्तों को मेरे बचपन के बुलाया जाए। मर्ज ऐसा है, हकीमों से नहीं कुछ होगा। दोस्तों को मेरे बचपन के बुलाया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ा संकट आ जाता है। ये निश्चित है कि बचपन के दोस्त बड़े प्यारे होते हैं और उनको बड़ी अंतरंग खुशी हो सकती है उससे मिल करके, लेकिन जिस तरह से कुएं में जहर पड़ा है, तमाम बचपन के दोस्त जिन्हें हम समझते थे कि खुली आंखों वाले हैं, वो इतनी सीमित दृष्टिकोण के हो गए हैं कि कभी कभी तो बहुत आश्चर्य होता है। चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि क्या ये वही दोस्त हैं जो इतने खुले मन के थे, खुले वाले थे। ये सब उनकी, वो भी अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, वो भी अफवाहों को फैला रहे हैं, वो भी गलत पोस्टों को इधर से उधर जब फैक्ट चेक करके बताते हैं तो फिर तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बात कि बचपन के दोस्त बड़ा आनंद देंगे, कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। पता नहीं कौन सी ऐसी हवा आ गई है कि लोग अफवाहों में बहे जा रहे हैं। पता नहीं आंखें कब खुलेंगी। मर्ज ऐसा है हकीमों, उस मर्ज से और गहरे मर्ज पैदा हो गए हैं समाज में, उसकी तरफ इशारा है। और उसका जवाब केवल और केवल यही है कि हमें सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मदिन के वर्षगांठ पे और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव 75वें वर्ष में यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम खुली आंखों से देखेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे।
सत्य की तलाश करेंगे, सत्य के आधार पर चलेंगे, संवेदना के आधार पर चलेंगे, संविधान के आधार पर चलेंगे। जाल में जब फंसी चिड़िया तो सभी मिल के उड़ी, जाल में जब फंसी चिड़िया तो सभी मिल के उड़ी, फिर से बचपन का वो किस्सा भी पढ़ाया जाए, फिर से बचपन का वो किस्सा भी पढ़ाया जाए। वो किस्सा चाहे वो बचपन का पढ़िए, चाहे जब हिंदुस्तान गुलामी की जाल में फंसा तो सारे लोगों ने, 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने 1857 से 1947 तक कुर्बानी दी अपनी जान की। और इसके अलावा करोड़ों लोग आज़ादी के आंदोलन में सुभाष और गांधी और सभी लोगों के साथ बोलिए एक साथ उड़े और देश आज़ाद हुआ। हमें वो शक्ति है, लेकिन हमारे आंखों पर, दिमाग में धूल झोंक झोंक करके वो हमारी शक्ति के एहसास को नष्ट किया जा रहा है। तो चाहे वो चिड़िया वाली कहानी फिर से पढ़िए, फिर चाहे वो आज़ादी की आंदोलन की कहानी बार बार पढ़िए नहीं, आत्मसात करिए, अपने आत्मा तक उतारिए, ताकि हम फिर ये जो झूठ, फरेब, लूट, इसके चंगुल में फंसे जा रहे हैं। चुनाव के दौरान पैसे के करोड़ों अरबों खर्च करके जो भी चुनाव जीतेगा वो कैसे जनता का ध्यान रखेगा। इतनी छोटी सी बात एक बच्चे के भी समझ में आ जाएगी, क्यों नहीं आती। तो ये किस्सा बार बार इसीलिए और बताना जरूरी ताकि हम खुली आंखों से देखें, और जो हमसे 5 रुपए मांग करके और चुनाव लड़ रहा है और जिस सेवा करने का भाव है उसको प्रत्याशी बनाएं और जन सहयोग से जिताएं। तभी एक, चाहे वो चिड़िया वाला किस्सा साकार होगा, चाहे आज़ादी के आंदोलन वाला लेसन हम पे काम करेगा। जाल में जब फंसी चिड़िया तो सभी मिल के उड़ी, फिर से बचपन का वो किस्सा भी पढ़ाया जाए। और आखिरी शेर है, अपने बच्चों को बचाने की अगर है हसरत, अपने बच्चों को बचाने की अगर है हसरत, आशु, ये आशुतोष जी अपना शॉर्ट फॉर्म आशु रखते हैं, आशु आओ सब मिल के धरती को बचाया जाए। आशु आओ सब मिल करके धरती को बचाया जाए। बहुत अच्छा शेर है। लेकिन आज सुभाष की 125वीं जयंती पर, और आज जब 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, और आज जब हम 75वें आज़ादी के बाद के अमृत महोत्सव वर्ष में बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें इतना जोर देना भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों को बचाने की अगर है हसरत, आशु आओ सब मिल के धरती को और देश को बचाया जाए, धरती को और देश को बचाया जाए। फिर से एक बार लोकतंत्र को बचाया जाए, और जो संवेदनशील हो, अच्छा हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो और सेवा करता हो, उसको जिताया जाए। और ये करोड़ों अरबों खर्च करने वाले, जो भौकाल बनाने वाले और स्वांग रचने वाले, जाति धर्म का खेल खेलने वाले, पैसा शराब बांटने वाले और मीडिया में 5-5, 6-6 पेज के करोड़ों अरबों के विज्ञापन देने वाले, जिताऊ दिखने वाले, इन सब को हराया जाए, हमेशा के लिए हराया जाए। अपने बच्चों को बचाने की अगर है हसरत, आशु आओ हम सब, आओ सब मिल के धरती और देश को बचाया जाए। मुझको मंजर मेरे बचपन का दिखाया जाए, अब की सावन मुझे झूलों पे झुलाया जाए। तो यह गज़ल पर भी चर्चा हो गई, और सुभाष जी को एक बार फिर नमन करता हुआ, दिल से नमन करता हुआ, और ये व्रत लेता हुआ कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से हम लोग लगे रहेंगे। शायद आज के भावगंगा के प्रोग्राम की यही सफलता होगी, यही आपसे गुजारिश है, यही आपसे प्रार्थना है। और आप कुछ मत करिए, देश को बचा लीजिए, सुभाष के सपनों को पूरा कर दीजिए। बस इसी प्रार्थना, इसी गुजारिश, इसी भावना के साथ आज की भावगंगा यही समाप्त होती है। और अब कोशिश ये करूँगा कि
भावगंगा रोज़ हो, अगर मौसम ख़राब रहता है तो इसे इंडोर कर लिया करूँगा ताकि ये सिलसिला रुके नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सुभाष की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन करता हुआ, उनके सपनों को आत्मसात करता हुआ, और आप सबको शुभ रात्रि और कल फिर मिलने के इस कल के प्रोग्राम में के लिए आपकी प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।